सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नाइफ्स आउट के बारे में। ये कहानी है एक कत्ल की और इस कत्ल के बाद पूरा का पूरा घर शक के घेरे में आ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक क्राइम नोवेलिस्ट के बारे में पता लगता है जिसका नाम है हार्लन थ्रोम्बे। हार्लन बहुत ही अमीर है, इसके पास एक आलीशान बंगला है और एक बहुत ही बड़ा परिवार। और आज हार्लन 85 साल का होने वाला है, इसीलिए उसने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया है ताकि वो धूमधाम से अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन कर सके। फिर सारे लोग पार्टी करते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह में हार्लन की हाउसकीपर जाती है उसके कमरे में, वो अपने सामने हार्लन की लाश को पाती है जिसके गले से बहुत सारा खून बहा है। फिर जल्दी इस खून की खबर हर जगह फैल जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते एक सप्ताह का वक्त बीत जाता है। तभी हम हार्लन के केयर टेकर को देखते हैं जिसका नाम है मार्था। हार्लन के मौत के बाद मार्था बहुत ही परेशान है क्योंकि वो हार्लन से बहुत क्लोज थी। तभी हार्लन का बेटा कॉल करता है मार्था को जिसका नाम है वोल्ट। फिर वोल्ट मार्था को कहता है कि तुम्हें घर आना पड़ेगा क्योंकि कल यहाँ पे पुलिस वाले आने वाले हैं और वो पूरे परिवार वालों से पूछताछ करेंगे और उसके साथ साथ उन सारे लोगों से जो इस महल में काम करते हैं। तब मार्था भी आने के लिए मान जाती है और अगले दिन 2 डिटेक्टिव यहाँ पे आते हैं जिनका नाम है इलियट और वेगनर। फिर ये सबसे पहले पूछताछ करते हैं हार्लन की बड़ी बेटी से जिसका नाम है लिंडा। लिंडा बड़े ही शांत होकर के बैठती है और इनके सारे सवालों के जवाब देती है। तभी यहाँ पर हम एक प्राइवेट डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम है बेनोल्ट ब्लांक और ब्लांक भी एक एक करके सवाल पूछने लगता है। फिर लिंडा के बाद बारी आती है उसके पति की जिसका नाम है रिचर्ड। फिर रिचर्ड से भी ये लोग सवाल जवाब करने लगते हैं और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। फिर बुलाया जाता है जॉनी नाम की लड़की को। जॉनी हार्लन के मरे हुए बेटे की पत्नी है, यानी वो एक विधवा है। फिर डिटेक्टिव इससे भी सवाल जवाब करने लगते हैं। फिर जॉनी के बाद बुलाया जाता है उसकी बेटी को जिसका नाम है मेग। मेग की उम्र बहुत कम है, फिर भी ये लोग उससे बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं और तब बुलाते हैं वोल्ट को और वोल्ट से भी सारी बातें पूछी जाती हैं। इन सारे लोगों को 2 बार बुलाया जाता है। पहली बार इनसे इलियट सवाल जवाब करता है, लेकिन दूसरी बार ब्लंक आता है इनके पास और वो एक एक करके सबसे सवाल जवाब करता है। इलियट का मानना है कि हार्लन ने खुदकुशी की है, लेकिन ब्लंक का ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। जब वो सारे लोगों से बात करता है तब सबको बताता है कि हार्लन की मौत बर्थडे वाले पार्टी के रात में ही हुई है और मुझे लगता है कि उसके परिवार के ही किसी सदस्य ने उसका कत्ल किया है या फिर उसे मौत के बारे में सारी बातें पता है। फिर वो सबके रिलेशन के बारे में जानना शुरू करता है। तब उसे पता लगता है कि हार्लन के ताल्लुकात घर के ज्यादातर सदस्यों के साथ बहुत ही खराब थे। तब ब्लंक बात करना शुरू करता है मार्था के साथ और बातों ही बातों में उसे पता लगता है रिचर्ड के बारे में कि जिस दिन हार्लन की मौत हुई उस दिन रिचर्ड गया था उसके ऑफिस में क्योंकि हार्लन को पता लग गया था कि रिचर्ड का बाहर अफेयर चल रहा है और उसकी एक वीडियो आ गई थी हार्लन के पास। तब हार्लन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि रिचर्ड उसकी बेटी पर चीट कर रहा था और ये लड़ाई झगड़ा बहुत देर तक चला। और मार्था जब ये सारी बातें बता रही होती है इस बीच वो उल्टी करने लगती है क्योंकि जब भी वो झूठ बोलने की कोशिश करती है उसे उल्टी आने लगती है। और ब्लंक के अब लिस्ट में सबसे पहला नाम है रिचर्ड का और वो पहला सस्पेक्ट है, लेकिन दूसरे सस्पेक्ट के रूप में नाम आता है जॉनी का क्योंकि जॉनी ने हार्लन से बहुत सारे पैसे चुराए थे और हार्लन को इस बारे में पता लग गया था। तब हार्लन ने जॉनी को कट कर दिया कि आगे वो उसके पैसे कभी ना चुरा सके और इस बात से जॉनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। और इस चीज को देखते हुए अब ब्लंक ने जॉनी का नाम रखा है नंबर 2 पे। फिर तीसरा नाम आता है वोल्ट का क्योंकि उसका भी उसके पिता के साथ झगड़ा हुआ था और हार्लन इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने पब्लिशिंग कंपनी से वोल्ट का नाम ही हटा दिया। और इस चीज को देखते हुए अब ब्लंक ने उसका नाम रखा है तीसरे नंबर पे। लेकिन इनका चौथा सस्पेक्ट है रैनसन। रैनसन लिंडा का बेटा है और जिस रात हार्लन की मौत हुई उस रात रैनसन का भी झगड़ा हुआ था हार्लन के साथ और ब्लंक को उस पर शक है क्योंकि रैनसन की हरकतें भी बहुत ही अजीब है। फिर ब्लंक बात करता है इलियट से और जितने भी लोगों ने उससे बात की है वो उन सारी बातों को फिर से सुनता है और जितने भी लोगों ने उससे बात की है उन्हें भी सुनता है और कड़ी से कड़ी जोड़ने लगता है कि आखिर कौन गलत बोल रहा है और कौन सही और इनके मंसूबे क्या हैं। फिर वो उस रात को रिकॉल करने लगते हैं जब हार्लन की मौत हुई थी। जैसे ही पार्टी खत्म हुआ मार्था हार्लन को लेकर के गई उसके कमरे में और इस वक्त जॉनी मेडिटेशन करती है। तभी जॉनी को एक आवाज सुनाई पड़ी कि नीचे जमीन पे कुछ गिरा है। फिर वो गई हार्लन के कमरे में चेक करने के लिए कि क्या हार्लन ठीक है या नहीं। तब हार्लन ने दरवाजा खोला और बताया कि सब कुछ ठीक है, बस मेरा गेम बोर्ड नीचे गिर गया था। तब इस बात को सुनने के बाद जॉनी वापस आ। तभी हम लिंडा और रिचर्ड को देखते हैं। जब ये दोनों सो रहे थे तब रिचर्ड को पहले नींद आ गई थी लेकिन लिंडा सो नहीं पा रही थी। इसी बीच आधी रात में इन लोगों ने मार्था को देखा। तो वोल्ट बाहर सिगार पी रहा था और उसके साथ उसका बेटा भी था जिसका नाम था जैकब। तभी वोल्ट ने देखा कि हार्लन नीचे आ रहा है। तब उसने उससे कहा कि आधी रात में उसे नीचे नहीं आना चाहिए। फिर हार्लन अपने कमरे में वापस चला गया और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद ब्लंक सोच में पड़ जाता है
और अपने सारे सस्पेक्ट्स के बारे में सोचता है। फिर वो रैनसन के बारे में पूछता है। तब इलियट बताता है कि रैनसन पहले ही पार्टी से बाहर चला गया था, वो बीच रात में घर पे था भी नहीं, उसका हार्लन से झगड़ा हुआ और वो चला गया। तब ब्लंक एक बार फिर से पूछताछ शुरू करता है और इलियट और ब्लंक बहुत देर तक बातें करते हैं। अब तक ब्लंक ने जो सोचा था, इलियट की पूरी बात सुन करके उसे लग रहा है कि कहानी में जरूर कुछ न कुछ मिस्टेक है, क्योंकि इस कहानी के मुताबिक कोई भी सस्पेक्ट नहीं लग रहा कि किसी ने भी हार्लन को मारा हो। तब ये लोग निश्चय करते हैं कि हमें सच्चाई तक सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की लेकर के जा सकती है और वो है मार्ता, क्योंकि मार्ता भी रात में मौजूद थी और वो हमें सच्चाई बता सकती है। तब ये लोग फिर से मार्ता से बातें करने लगते हैं और मार्ता यहाँ पे बहुत सारे खुलासे करती है कि उस रात जब वो हार्लन के कमरे में गई थी तब वो उसे उसकी दवाइयाँ दे रही थी, लेकिन इसी बीच दवाइयाँ नीचे गिर गई और मार्ता ने हार्लन को इंजेक्शन दे दिया। तब उसे एहसास हुआ कि शायद उसने ओवरडोज दे दिया है। फिर उसने हार्लन को कहा कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तब हार्लन कहने लगा कि मैं नहीं बचूंगा और अगर हम हॉस्पिटल गए तब तुम लंबा फंस जाओगी, लेकिन मार्ता ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना तब मैं नीचे से किसी को बुलाती हूँ। तब हार्लन ने उसे वैसा भी नहीं करने दिया, लेकिन इन चीजों को देखने के बाद मार्ता बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगी और वो कमरे से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका पैर टकरा गया हार्लन के पैर से और वो धप से जमीन पे गिर गई और इसी आवाज को जॉनी ने सुना था। इस आवाज को सुनने के बाद वो ऊपर आई। तब हार्लन ने उससे झूठ कहा कि उसका गेम बोर्ड नीचे गिर गया था। तब जॉनी भी नीचे चली गई। तब मार्ता एक बार फिर से पैनिक करने लगी और इस चीज को देखते ही हार्लन उसे समझाने लगा और कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ एक इमिग्रेंट है और उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तब तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार तबाह हो सकता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम बस वैसा करो। अभी तुम सबके सामने यहाँ से बाहर निकल जाओ और आधी रात में गाड़ी से वापस आना और गाड़ी को ऐसी जगह पार्क करना कि वो सीसीटीवी सर्वेलेंस में ना आए, फिर पीछे के दरवाजे से ऊपर आना। और मार्ता ने भी ऐसे ही किया। वो सीढ़ियों से ऊपर आई, लेकिन इसी बीच एक सीढ़ी टूट गई। फिर वो हार्लन के कमरे में पहुंची और उसके कपड़े पहन लिए और उसके कपड़े पहनने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तभी वोल्ट ने उसे देखा और वापस जाने के लिए कहा। फिर इस दृश्य को देख के हमें समझ में आता है कि वोल्ट ने आखिर यहाँ पे किसे देखा था। उसने हार्लन को नहीं बल्कि मार्ता को देखा था और यहाँ पे मार्ता का काम हो जाता है। फिर मार्ता कपड़े बदलती है और सीढ़ियों से वापस उतरने लगती है, लेकिन वो जैसे ही नीचे जाती है वो घर की सबसे बूढ़ी महिला को देखती है जिसने अब मार्ता को देख लिया है। तब वो उसे देख करके बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ी औरत जैसे ही अपना मुंह खोलती है वो रैनसम का नाम लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये रैनसम है। तब मार्ता की भी जान में जान आती है और वो वापस निकल जाती है। मार्ता ने अपनी लगभग कहानी यहाँ पे ब्लंक और इलियट को बता दी है, लेकिन उसने ज्यादातर चीजें छुपाई हैं, जैसे कि दवाइयों के बारे में, कि वो शक के घेरे में ना आए। फिर इन बातों को सुनने के बाद ब्लंक मार्ता को कहता है कि तुम मेरा साथ दो, मुझे बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने हैं, जो सबूत लगभग गायब हो चुके हैं। यहाँ के कैमरा के फुटेजेस गायब हैं और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें। उन सारी चीजों को मुझे निकालना है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम इस जगह से भली भांति वाकिफ हो। तो मार्ता भी मान जाती है क्योंकि वो चाहती है कि वो सारे के सारे सबूतों को अपने हाथों से तबाह कर दे जिसमें भी उसका नाम आने वाला है, और अगर वो साथ रहेगी ब्लंक के तभी वो ऐसा कर पाएगी। इसी बीच हार्लन का वकील आता है यहाँ पे, क्योंकि हार्लन की वसीयत पढ़ी जाने वाली है। लेकिन जैकब यहाँ पे एक नया खुलासा करता है कि जब वो बाथरूम में बैठा था तब उसने हार्लन और रैनसन को बात करते हुए सुना था, और हार्लन ने जैसे ही अपने वसीयत की जिक्र की रैनसन उस पर चिल्लाने लगा और उसने धमकी दी। फिर इस बात को सुनने के बाद घर के सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वो रैनसन से पूछते हैं। तब रैनसन एक एक करके सबसे बदतमीजी करने लगता है। तभी हम बाहर ब्लंक को देखते हैं जिसके पास हार्लन का कुत्ता आता है और सीढ़ी का टूटा हुआ टुकड़ा लाकर रख देता है जिसे थोड़े समय पहले यहाँ से मार्ता ने फेंक दिया था। तब इस टुकड़े को देखते ही ब्लंक चौंक जाता है और टुकड़े को लेकर के भागता है घर के अंदर ताकि वो कड़ी से कड़ी को जोड़ सके। तभी हम वकील को देखते हैं जो पूरी वसीयत पढ़ता है, और इस वसीयत को सुनने के बाद सबकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि हार्लन ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी नाम में कर दिया मार्ता के, और मार्ता का नाम सुनते ही ये सारे लोग भड़क जाते हैं क्योंकि इनके लिए मार्ता सिर्फ एक नौकर थी। अब तक ये सारे लोग मार्ता से अच्छे से पेश आ रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्हें ये बात पता लगती है सारे लोग मार्ता पे टूट पड़ते हैं। वो उसे डायन कहते हैं और एक से एक गंदी गालियां देते हैं कि उसने उनके पिता को बेवकूफ बनाया था। तब मार्ता बाहर जाने लगती है, लेकिन एक एक करके सब उसके पास जाते हैं और विवश करने लगते हैं कि वो पूरी प्रॉपर्टी इन्हें वापस दे दे। तभी रैनसम अपनी गाड़ी लेकर के आता है और मार्ता को अंदर बैठाता है और लेकर के यहाँ से कहीं दूर निकल जाता है। फिर जाकर के ये लोग बैठते हैं एक डाइनर में। रैनसन को पता है कि जब मार्ता झूठ बोलती है तब उसे उल्टी होती है। फिर रैनसन मार्ता को बेवकूफ बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे इस चीज का आंकलन कर लेता है कि कहीं ना कहीं मार्ता जानती है हार्लन के मौत के बारे में और उसके मौत की एक कड़ी वो भी है। फिर इन बातों से वो मार्ता को डरा देता है और एक डील करता है कि अगर मार्ता यहाँ से आजाद होना चाहती है तब उसे सारी प्रॉपर्टी रैनसम को देनी पड़ेगी, क्योंकि अब रैनसम लगभग बातें जान चुका है कि मार्ता और हार्लन के बीच क्या हुआ था। तो मार्ता घर पे चली जाती है, लेकिन अब पूरी थ्रोम्बे फैमिली उसके पीछे है। ये सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं
कि मार्ता से वो पूरी प्रॉपर्टी कैसे वापस लेंगे। वो एक एक करके मार्ता को कॉल करके परेशान करते हैं। तभी ये खबर टीवी पर भी चली आती है और अब ये बात पूरी दुनिया को पता लग जाती है कि सारी प्रॉपर्टी मार्ता को मिल गई है और सारे न्यूज चैनल वाले आ चुके हैं मार्ता के घर के बाहर। और मार्ता इस चीज को देख करके डर रही है कि कहीं लोग उसके माँ का जिक्र ना करें। फिर वो मीडिया वालों से बचने के लिए पीछे के दरवाजे से जा रही होती है। तभी उसके पास वोल्ट आता है और वो धमकी देने लगता है मार्ता कि अगर उसने प्रॉपर्टी वापस नहीं की तब वो पुलिस वालों को बता देगा कि उसकी माँ एक इमिग्रेंट है, तब उसकी माँ को जेल जाना पड़ेगा। और ये बातें वाकई में डराती है मार्ता। तभी मार्ता अपने मेल बॉक्स को चेक करती है तो उसे अंदर हार्लन की रिपोर्ट मिलती है, वो भी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट, जिसे लेकर के वो जाती है रैनसन के पास क्योंकि रैनसन ही इसके बारे में ज्यादा बातें जानता है। और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये रिपोर्ट किसने और क्यों भेजा है और कौन मुझे डराना चाहता है। मुझे लगता है कि हम दोनों के अलावा भी किसी को पता है कि उस रात कमरे में क्या हुआ था। तब रैनसन कहता है कि डरो मत, हम उस लेबोरेटरी में चलेंगे जहाँ पे इस रिपोर्ट को बनाया गया है। लेकिन जैसे ये दोनों पहुँचते हैं इन्हें पता लगता है कि किसी ने पूरे लैब को आग लगा दिया है। तभी मार्ता के फोन पे एक संदेश आता है जिसमें एक एड्रेस है। फिर ये दोनों कुछ बोलते उससे पहले ब्लंक इन्हें देख लेता है। तब ये दोनों भागने लगते हैं और ब्लंक इनका पीछा करता है। ये भागते जाते हैं और ब्लंक इनका पीछा करते जाता है। फिर बहुत देर के बाद ये लोग कार को पकड़ लेते हैं और अंत में रैनसम को अरेस्ट कर लेते हैं। तब रैनसन मार्ता को बताता है कि मेरी बात हुई रैनसन की दादी से और उसने बताया कि उसने रात को रैनसम को देखा था सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है कि हम इस पर कार्यवाही शुरू कर, इसीलिए हमने रैनसम को अरेस्ट किया है। लेकिन वो मार्ता को घर छोड़ने जा रहा है। तब मार्ता रास्ते में रुकती है और उस लोकेशन पे जाती है जहाँ पर ब्लैक मुलर ने उसे बुलाया है। लेकिन अंदर जाते ही वो घर की एक और नौकर को देखती है जिसके हाथ बंधे हुए हैं। तब मार्ता उसके पास जाती है। फिर वो औरत बताती है कि उसी के पास टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट थी लेकिन इसे किसी ने जहर दे दिया है, इसीलिए वो मरने लगती है। तो मार्ता उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो अंत में मर जाती है और इसके मौत से अब मार्ता बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसीलिए वो पहुंचती है ब्लंक के पास और अपनी पूरी कहानी बताती है और ये भी कि वो घर वालों को भी कहानी बता देगी। वो इस बात को नहीं छुपाना चाहती। फिर वो निश्चय करके घर पे जाती है कि वो सबको सच्चाई बताएगी। लेकिन सबको सच्चाई बताने से पहले वो ब्लंक को देती है टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट जिसमें पूरी की पूरी रिपोर्ट है। फिर ब्लंक रिपोर्ट को पढ़ने लगता है और मार्ता जाती है पूरे परिवार के सामने कन्फेस करने। लेकिन मार्ता कुछ बोलती उससे पहले ब्लंक आकर के उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे कुछ और पता लगा है। फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि इस रिपोर्ट में जितनी मॉर्फिन है वो जरूर किसी ने बाहर से डाली है और वो कोई और नहीं बल्कि रैनसम है। जब उसका झगड़ा हुआ हार्लन के साथ तब वो पूरे परिवार वालों को दिखा करके घर से बाहर चला गया। लेकिन बाहर जाने के बाद उसने अपनी गाड़ी रोकी और वापस आया हार्लन के कमरे में पीछे के दरवाजे से। और जो दवाइयाँ हार्लन को तुम देने वाली थी उसमें उसने मिलावट की ताकि हार्लन मरे और उसकी पूरी जिम्मेदारी आए मार्ता पे। फिर वो मार्ता को बताता है कि तुमने बिल्कुल सही डोज दिया था, तुमने दवाइयों को नहीं बदला था, दवाइयों को रैनसम ने बदला था। फिर इतना कहते ही वो लेबल को हटा देता है जिसे रैनसम ने बदल दिया था, इसीलिए मार्ता बेगुनाह है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। फिर ब्लंक बताता है कि आज तक किसी को पता नहीं लगा कि मुझे किसने हायर किया था, लेकिन मुझे रैनसम ने हायर किया है और जानबूझ के किया क्योंकि उसने अखबार में देखा कि सबका यही मानना है कि हार्लन ने खुदकुशी की है। तब उसने मुझे हायर किया ताकि मैं तुम्हें पकड़ूं और वो तब से अपनी प्लानिंग पे काम कर रहा है। जब सारे लोग हार्लन के फ्यूनरल में थे तब वो हार्लन के कमरे में वापस गया था ताकि दवाइयों को पहले जैसा कर दे। लेकिन उसी बीच उसे नौकर ने देख लिया और वो समझ गई कि रैनसम ही मौत का जिम्मेदार है। तब उसने रैनसम को ब्लैकमेल करने के लिए वो रिपोर्ट भेजी। लेकिन तब तक रैनसम को पता लग गया था कि तुम अपने आप को जिम्मेदार मानती हो हार्लन के मौत का। तब उसने वो रिपोर्ट तुम्हें भेजा और इसी बीच वो गया उस नौकर के पास और मॉर्फिन का ज्यादा डोज दे दिया और कुर्सी से बांध दिया ताकि जब तक तुम उसके पास पहुंचो उसकी मौत हो जाए। और उससे पहले उसने पूरे के पूरे लैब को आग लगा दिया था। उसे ये बात पता भी नहीं थी कि तुम्हारे पास भी एक रिपोर्ट है और वो चाहता था कि हर जगह मौत में तुम फंसो। फिर ये सारी बातें ब्लंक जा करके बताता है रैनसम को। लेकिन रैनसम हंसता है, वो जानता है कि सबको सच्चाई पता लग गई। फिर भी वो कहता है कि कोई कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा, कोई इस बात को साबित नहीं कर पाएगा कि मैंने कुछ भी किया है। तभी मार्ता के फोन पे हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता लगता है कि जो नौकर वहाँ पे मर रही थी वो सरवाइव कर गई है। और इस बात को सुनते ही मार्ता खुश हो जाती है क्योंकि अगर वो जिंदा बच गई तब वो गवाही दे सकती है रैनसम के खिलाफ, क्योंकि उसने रैनसम को देखा था। तब जैसे ही रैनसम को ये बात पता लगती है वो आग बबूला हो जाता है और सबके सामने अपने गुनाहों को कबूल करने लगता है कि उसने ये सारी चीजें क्यों की। और वो परिवार के हर एक सदस्य की बुराई करता है कि वो सबसे बदला लेना चाहता था। और इतना कहने के बाद वो जाता है मार्ता के पास और बताता है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम अभी भी जेल जाने वाली हो, सबका शक तुम पे ही है, सारे के सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। फिर इन बातों को सुनते ही मार्ता उल्टी कर देती है यहाँ पे रैनसम के मुंह पे। तब रैनसम को पता लगता है कि मार्ता अब तक झूठ बोल रही थी, यानी कि वो नौकर मर चुकी है। और मार्ता ने सबसे झूठ कहा था कि हॉस्पिटल वालों ने बताया है कि वो अभी भी जिंदा है। और इस खुशी में रैनसम ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया, जिसे पुलिस वालों ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है और सारे सबूत अब रैनसम के खिलाफ हैं। तब इस चीज को देखते ही रैनसम फिर से आग बबूला हो जाता है। वो एक चाकू उठाता है और हमला कर देता है मार्ता पे। तब उसे पता लगता है कि ये नकली चाकू है
और पुलिस वालों के पास अब एक और केस है अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का, जिसे वो रैंसम पे लगा सकते हैं। फिर वो रैंसम को लेकर के जाने लगते हैं और इस चीज को देखने के बाद सारे परिवार वाले आश्चर्यचकित हैं कि ये क्या हो रहा है। तब मार्था बात करती है ब्लंक से और उससे कहती है कि आपको कब पता लगा कि मुझे उस खून के बारे में पता था। तब ब्लंक कहता है कि पहले दिन से, जब मैंने तुम्हारे जूतों को देखा, उस पे खून के छींटे हैं, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हें कुछ पता है, लेकिन मैं जानता था कि उस खून को तुमने अंजाम नहीं दिया है। फिर ब्लंक भी यहाँ से जाने लगता है। तभी लिंडा जाती है हार्लन के कमरे में और उसे वहाँ पे अपने पिता की चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने बताया है कि रिचर्ड उस पर चीट कर रहा है। तब लिंडा भी बाहर आ जाती है और पुलिस वाले रैंसम को लेकर के चले जाते हैं। तभी घर के सारे सदस्य देखते हैं मार्था को बालकनी में, और जिस तरीके से मार्था खड़ी है, इन सबको पता है कि मार्था ही अब इस घर की मालकिन है और ये सारे लोग बेघर हो चुके हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।